Let me give a pause now here. थोड़ा रुकें and let us just think as to what all we feel about the article that's preceding, the story that is preceding. You must have found that the writer, Ashoka Mitran, is pretty sarcastic. Sarcastic मतलब व्यंग्यात्मक. He has used applied good sense of humor in his writing. उन्होंने विस्तार से जब अपना जेमिनी लैब का, जेमिनी स्टूडियो का, मेकअप लैब का वर्णन किया है, तो लगातार एक के बाद एक मजाकिया अंदाज में कई चीज़ें उन्होंने बताई. For example, how I used to sit in a corner and just busy cutting paper. For example, the behavior of that office boy and the way he used to slap colors on the faces of the crowd. The way hierarchy was being strictly maintained, and so on and so forth. In the course of this, he mentions beautifully the evolution of Gemini Studio. When we proceed further, we'll again find that same sense of humor continuously being seen, noticed in that article. एक के बाद एक लगातार व्यंग्यात्मक तरीके से हल्के फुल्के मजाक के साथ लेखक ने उस काल के स्टूडियो के दृश्य का वर्णन किया है. Let us proceed further to know a little more about Sabbu. Subbu, who was otherwise very talented. Here goes the article. You saw Subbu always with the boss. Subbu हमेशा अपने बॉस के साथ रहता था. But his name in the attendance roll was grouped under a department called the story department. वैसे तो वो बॉस के साथ ही घूमते रहता था, एक तरीके से उनकी छाया की तरह मंडराता रहता था उनके साथ साथ, लेकिन उसका जो नाम था अटेंडेंस रजिस्टर में, वो एक ऐसे ग्रुप में था जो ग्रुप था स्टोरी डिपार्टमेंट का, एक कहानी विभाग का. कहानी विभाग के लोगों के साथ उसका नाम डाला गया था. बिकॉज देखा जाए तो उसका तो वन मैन डिपार्टमेंट था, केवल फाइलों को बनाना न्यूज़पेपर की कटिंग से, उसमें कोई और तो था नहीं. तो इसलिए वो वन मैन डिपार्टमेंट ना करके स्टूडियो के मालिक ने उसका नाम किसी एक उसी के स्तर के डिपार्टमेंट में उसका नाम डाल दिया, और वो था कहानी विभाग. This story department also had one lawyer. Apart from writers and poets, लेखकों और कवियों का नाम तो उस रजिस्टर में था, उस विभाग में था, लेकिन उसके साथ एक लॉयर का नाम भी था, एक अधिवक्ता का नाम भी था, वकील का नाम भी था. This lawyer was also officially known as a legal advisor, कानूनी सलाहकार. अधिकृत रूप से, ऑफिशियली मतलब अधिकृत रूप से उसे कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था. बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट. टू रेफर मतलब उसको एक तरीके से उल्टा बोलना, लेकिन हर कोई उसे उल्टा ही बोलते थे. कानूनी सलाहकार तो उसका नाम था, उसका दर्जा था, उसका ओहदा था, उसके पद का नाम था, लेकिन शायद उसकी गतिविधियां ऐसी थी कि लोग उसका उल्टा ही बोलते थे. मे बी गैर कानूनी सलाहकार, illegal advisor kind of thing. So
This was another very funny thing about people in the Gemini studio. अब क्यों बोलते थे, क्या है, थोड़ा आगे इस पे जानेंगे. An extremely talented actress, extremely मतलब बहुत ज़्यादा talented, विलक्षण प्रतिभा वाली एक्ट्रेस, who was also extremely temperamental, जो स्वभाव से बहुत तुनक मिजाजी थी. छोटी छोटी बात पे भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, व्यवहार में बहुत तेजी से बदलाव आना, वो कहलाता है टेम्परामेंटल, तुनक मिजाजी व्यवहार. तो एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस with an extremely temperamental attitude once blew over on the set. To blow over मतलब नाराज हो जाना, क्रुद्ध हो जाना. To blow over, blow माने वैसे फूंकना होता है, लेकिन blow over मतलब नाराज हो जाना. She blew over. किसी बात को लेकर मंच पर वो बहुत नाराज हो गई. And when everybody stood stunned, जब हर कोई भौचक्का था उसके इस व्यवहार पे. टू बी स्टन्ड मतलब भौचक्का हो जाना. I was stunned to see him driving motorcycle. I was stunned to see a 100-year-old man driving motorcycle. मैं 100 साल के व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते हुए भौचक्का हो गया. It was a stunning performance. ऐसा परफॉर्मेंस जिसने सबको भौचक्का कर दिया, उसे कहेंगे स्टनिंग परफॉर्मेंस. मैनी ए टाइम रवींद्र जाडेजा हैज टेकन स्टनिंग कैचेस. रवींद्र जाडेजा ने बहुत बार ऐसे कैच लिए हैं जो सबको भौचक्का कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टनिंग. सो व्हेन एवरीबडी वाज स्टन्ड, एज एवरीबडी स्टूड स्टन्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. जब वो बहुत नाराज हो रही थी और अपनी नाराजगी को बता रही थी और सब भौचक्के थे, उसी समय ये लॉयर ने क्या किया, स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. जो उसका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था, जिसमें फिल्म की शूटिंग के दौरान लोगों की बात रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चला दिया. स्विच ऑन, टू स्विच ऑन मतलब चालू करना, स्विच ऑफ माने बंद करना. तो he switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, सांस लेने के लिए जब वो थोड़ी रुकी, तो लॉयर ने उससे कहा, 1 minute प्लीज, एक बार थोड़ा रुके. वो गुस्सा हो रही थी, बड़बड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, नाराज हो रही थी, और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया. तो उसका एक गुस्सा और ये सब उसमें रिकॉर्ड हो गया. किसने ऑन किया? लॉयर महोदय ने. और जब वो थोड़ा गुस्से क्रोध में, जब थोड़ा सा उसने अपने को रोका सांस लेने के लिए, इससे पहले वो आगे गुस्सा होती, लॉयर ने कहा 1 मिनट थोड़ा रुकेंगे, और ऐसा कह के उसने उस मशीन को ऑन कर दिया, अर्थात उनकी आवाज़ को सुनाया. 1 minute प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग of what all she had said in anger. गुस्से में उसने जो भी कहा था वो तो उसने रिकॉर्ड कर लिया वकील ने, और अब यहाँ उसको कहा, मैडम 1 मिनट रुकिए, सुनिए थोड़ा, और उसको सुना दिया. There was nothing incriminating or unmentionably foul. उस रिकॉर्डिंग में जितना उसने किया था, उसमें निर्माता के विरुद्ध अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण जो भाषण था, जो दे रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, उसमें निर्माता के विरुद्ध उसने कुछ भी दोषारोपण नहीं किया था, कुछ अकथनीय या गंदी बात नहीं कही थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुस्से का इजहार कर रही थी किसी बात को लेकर. लॉयर ने उस बात को सुना दिया. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग मतलब जैसे कहेंगे दोषारोपण से परिपूर्ण, आपत्तिजनक. इनक्रिमिनेटिंग मतलब आपत्तिजनक. एंड देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल. और ऐसा भी अकथनीय कोई बात नहीं थी. फाउल माने बुराई, फाउल माने कोई बुराई.
ऐसी कोई अकथनीय बात भी नहीं थी। किसके खिलाफ? निर्माता के खिलाफ। इन द टिरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। टिरेड माने जो तेजी से भाषण दे रही थी, जो तेजी से ब्ला 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 करके जो सुनाई जा रही थी, उसे कहते हैं टिरेड। तेजी से बहुत अपना गुस्सा दिखाना, नॉन स्टॉप बोलते जाना, एक तरफा बोलते चले जाना, उसे कहेंगे टिरेड। तो वो टिरेड में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, कुछ भी गंदी बात नहीं थी। बट when she heard her voice again through the sound equipment, she was dumbstruck. लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी, उस एक्ट्रेस ने, लॉयर ने जब रिकॉर्डिंग को चलाया, और चलाने के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज़ सुनी, तो शी वॉज dumbstruck। डम्ब मतलब गूंगा, स्ट्राइक से बना स्ट्रक, और वो भौचक्की हो गई, वो गूंगी हो गई। गूंगी हो गई मतलब एकदम कहना चाहिए कि कुछ बोल नहीं सकी, एकदम घबरा गई, जबकि उसमें कोई गलत बात उसने नहीं कही थी। अपने गुस्से का इजहार किया था कि बस किसी बात को लेकर, और यहाँ उसको नाराजगी किस बात, क्यों डम्बस्ट्रक हो गई, इतना क्यों हड़बड़ा गई? क्योंकि उसको अंदाज नहीं था कि उसका ये गुस्सा रिकॉर्ड हो रहा है। उसको लगा मेरे साथ धोखा हो गया, और वो धोखे वाली दुनिया की लड़की नहीं थी। When she heard her voice again through the sound equipment, she was dumbstruck. A girl from the countryside. Countryside मतलब होता है गांव। Countryside यानी गांव। याद रखेंगे, village and countryside is same. Countryside माने गांव। She was from a countryside. वो एक गांव से आई हुई महिला थी, एक्ट्रेस थी। She hadn't gone through all stages of worldly experience. दुनियादारी के हर पड़ाव से वो नहीं गुजरी थी। वो तो एक गांव से आई हुई एक्ट्रेस थी, बिल्कुल नई नहीं थी। दुनिया में, दुनिया की शानो शौकत, दुनियादारी में उसने तो अभी पैर रखा था, कदम रखा था। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हुई लड़की, ये एक्ट्रेस, उसने तो दुनियादारी ऐसी देखी नहीं थी, और वर्ल्डली एक्सपीरियंस, दुनिया के ऐसे अनुभवों से उसका सामना नहीं हुआ था जो सामान्यतया generally precede a position of importance and sophistication on that she had found herself catapulted into. Catapult क्या होता है? आप गांव में या शहरों में भी कई जगह एक लकड़ी का वाई शेप में एक टुकड़ा बनाते हैं, पेड़ के तने को ऐसा काटते हैं कि वाई शेप निकले, और उसके बाद उसमें चमड़े की पट्टी और फिर ऊपर एक रबर, टायर का रबर, और फिर से क्या बनता है? गुलेल। गुलेल को कहते हैं अंग्रेजी में कैटापल्ट। तो गुलेल का क्या काम है? किसी पत्थर को बहुत दूर उछाल देना, ऊपर उछालना, बहुत ऊंचाई तक उछालना। सो द गर्ल वॉज कैटापल्टेड फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड टू सडनली द वर्ल्ड ऑफ सोफिस्टिकेशन। बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड, बहुत ऐसी दुनिया में आ गई थी जहां उसका बहुत महत्व था, बहुत सोफिस्टिकेटेड, अलग ढंग की दुनिया में वो अचानक अपने को पाती है। और इस जंप में, ग्रामीण पृष्ठभूमि से उस हाइट तक पहुंचने के दौर में, उसने दुनिया को ज़्यादा नहीं देखी थी। वो तो अचानक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन गई थी। She never quite recovered from the terror she felt that day. टेरर मतलब घबराहट, भयंकरता। उसने जो आवाज़ अपनी रिकॉर्डिंग में सुनी, या लॉयर ने रिकॉर्ड करके उसका गुस्सा जब उसको सुनाया, तो वैसे तो उसने कोई बुरी बात कुछ की ही नहीं थी, लेकिन उसको ये बात खराब लग गई एक्ट्रेस को, और वो बहुत बुरी तरह घबरा गई कि मेरी आवाज़ मेरे क्रोध को रिकॉर्ड किया है। घबराने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी घबरा गई, क्योंकि वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आई हुई लड़की थी, और अचानक वो बहुत
अच्छी ऊंचाइयों को पाकर एक एक्ट्रेस बनी थी। तो जो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको जो झटका लगा, जो तनाव आया, उससे वो दोबारा उबर नहीं पाई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट। दुनियादारी की पद पर, महत्वपूर्ण पद पर जब कोई पहुंचता है धीरे धीरे, तो रास्ते में बहुत सी चीज़ें सीखता है वो। लेकिन जो अचानक ऊपर पहुंच जाए, जैसे कि एक्ट्रेस थी और प्रसिद्धि की ऊंचाइयां पाले अचानक, तब बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है, बहुत तनाव आ जाता है। वही तनाव इसको आया। उस शौक से वो दोबारा उबर नहीं पाई। उसने जिस पद पर अपने को अचानक चढ़े हुए पाया, जिस ऊंचाई पर, उसको मालूम था कि अधिकतर लोगों को उस ऊंचाई में पहुंचने पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन ये तो अचानक पहुंच गई थी, और वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की। तो ये रिकॉर्डिंग को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड को सुनकर वो एकदम तनाव में आ गई, और शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम द टेरर। बहुत ज़्यादा घबरा गई। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और इस प्रकार एक शानदार करियर का, जो बड़ा संक्षिप्त था, ब्रीफ यानी संक्षिप्त, ब्रिलियंट माने शानदार, एक्टिंग करियर समाप्त हो गया। इतनी ज़्यादा वो घबरा गई। तो इसीलिए राइटर कह रहे हैं अशोक मित्रन कि वो जो लॉ एडवाइज़र थे, कानूनी एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र, वास्तव में लोग उनको उल्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? इल्लीगल एडवाइज़र। वो काम बिगाड़ देते थे। एंड विद दिस द ऑथर सेज that the girl's acting career came to an end. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about sad end. और ये सब क्यों हुआ? उसका एक्टिंग करियर ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि ये लीगल एडवाइज़र महोदय ने जो वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट के तो एक मेंबर थे, अनविटिंगली, अनजाने में, उनकी ये मंशा नहीं थी कि लड़की का एक्टिंग करियर ख़त्म हो, पर उनकी मंशा थी लड़की को बताना कि बहुत क्रोधित हो गए हो तुम, एक्ट्रेस को बताना कि तुम बहुत क्रोधित हो गए हो, ये बताने की मंशा थी। पर दुर्भाग्य से हुआ क्या? अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड। बड़ा दुखदाई अंत करवा दिया उन्होंने। किसका? उस एक्ट्रेस की एक्टिंग करियर का। बहुत दुखदाई अंत लीगल एडवाइज़र की उस हरकत के कारण हो गया। अच्छा, वो लीगल एडवाइज़र जो थे, उनकी एक और विशेषता थी। सुब्बू के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद, आफ्टर टॉकिंग सो लॉन्ग अबाउट सुब्बू, ऑथर इज नाउ टारगेटिंग द लीगल एडवाइज़र and his habits. And so now he says, not only was he a kind of illegal advisor, but he was something different also. While every member of the family, which family? Gemini family. Gemini में काम करने वाले जो सभी सदस्य थे, they wore a kind of uniform. एक यूनिफॉर्म पहन के वो आते थे। और वो यूनिफॉर्म क्या होता था? ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल एक ही जैसा बनावट हो, लेकिन हाँ, खादी की धोती विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। स्लाइटली ओवरसाइज्ड जो यूनिफॉर्म थी, ऐसी अनाउंस नहीं हुई थी कि सबको इसमें आना है, लेकिन उस समय की प्रथा थी। ये कब की बात कर रहा हूँ? फ्रीडम मूवमेंट के दौरान की बात। बिफोर इंडिया बिकेम फ्री, most of the people were wearing khadi, and Gemini Studio was no different. We will learn further about khadi in this very story, but right now what you should know is that while every person wore khadi dhoti and slightly
ओवर साइज, थोड़ा बड़ा, ओवर साइज यानी बड़ा, साइज से बड़ा, स्लाइटली मैंने थोड़ा। क्लमजिली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, क्लमजिली टेलर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसे ही सिला हुआ सफ़ेद खादी का शर्ट। तो खादी की धोती पहनते थे और सिला हुआ खादी के शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइजर, ही वोर ए पैंट एंड ए टाई। While most of them wore khadi dress, this legal advisor wore pant and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. पोस्ट ऑफिस का कोट दिखता था, जैसे पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन पहनते हैं उसी ढंग का वो कोट पहन के आ जाते थे, टाई पहने रहते थे, पैंट रहती थी, और जबकि बाकी सब लोग खादी के कपड़ों में रहते थे। तो इस मामले में भी लीगल एडवाइजर थोड़े से अलग ही थे। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, तो अधिकतर अकेले ही दिखते थे, उनके आसपास कोई नहीं रहता था, आदमी ही ऐसे थे। एंड हेल्पलेस, और बड़े असहाय टाइप के लगते थे, किसी से उनकी बातचीत नहीं थी ज़्यादा, अपने ही दुनिया में अलग रहते थे और सोचना भी अलग था। आखिर अलग क्यों हो गए थे? कपड़ों के कारण और एक्ट्रेस के साथ जैसी उन्होंने हरकत की उसके कारण, और एक कारण और था, वो था ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। वो जो व्यक्ति थे वो बड़े लॉजिक की बात करते थे, हमेशा तर्क की बात करते थे, हर बात में तर्क ले आते थे। आखिर पेशे से वकील थे तो तर्क तो लाएंगे ही। लेकिन बाकी लोग क्या थे? बाकी लोग तो ड्रीमर्स थे ना, फिल्म की दुनिया में काम कर रहे थे, सो दे वर ऑल थे ड्रीमिंग। सपनों की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में वो लोग रहते थे, हवा में उड़ते थे, कल्पना की उड़ान में रहते थे। तो इस कारण भी ये महोदय अपने को अकेला पाते थे, असहाय पाते थे, असमंजस में पाते थे, और बाकी लोग भी उनसे दूर रहते थे क्योंकि ये हमेशा तर्क और तार्किक की बातें करें। तो ही वॉज ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। लॉजिक जो होता है तर्क, उसको ऑथर ने कहा है कोल्ड। कोल्ड माने ठंडा, कोल्ड लॉजिक मतलब नीरस तर्कों की बात करते थे। यहाँ कोल्ड माने होगा नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। तर्क जो होता है, तर्क तो सीधी सादी बात होती है, बिल्कुल स्ट्रेट बात, उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते। लेकिन कल्पना की उड़ान में तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो। तो ये कोल्ड तर्क है। सो ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर, दैट वाज अनदर रीजन व्हाई ही वाज डिफरेंट। ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स। और इस प्रकार एक तरीके से एक न्यूट्रल आदमी था। न्यूट्रल मतलब जो किसी के साथ ना हो, एक गांधीवादी लोगों के, खादी पहने हुए लोगों के से हट कर था, अपनी सोच विचार में, अपने रहन सहन में, अपनी हरकतों में, और इसीलिए अपने को अकेला असहाय पाता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वेर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came out of the film. Though means yadyapi. Though means yadyapi. Like so many of those who were close to the boss. बॉस के जो निकट थे, उनको, बहुत लोगों को बॉस ने फिल्म बनाने का मौका दिया था, और उसी प्रकार लीगल एडवाइजर को भी मौका मिला। और जब उन्होंने फिल्म बनाई तो बहुत पैनकेक का उपयोग किया, खूब सारे मेकअप मटेरियल का उपयोग किया, लॉट ऑफ रॉ स्टॉक और बहुत सारे माल का उपयोग किया। एंड पैनकेक्स वेर यूज, लेकिन नॉट मच केम आउट ऑफ इट, उससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। अर्थात बहुत पैनकेक खर्च हुआ, बहुत सामान लगा, लेकिन फिल्म चली नहीं। इट वॉज ए काइंड ऑफ फ्लॉप। Then one day the boss closed down the story department. एक दिन बॉस ने
वो डिपार्टमेंट, वो विभाग ही बंद कर दिया. He closed it down. And this was perhaps the only instance in human history where a lawyer lost his job. और इस प्रकार ये एकमात्र उदाहरण संभवतः दुनिया के इतिहास में बन गया. Perhaps, संभवतः, only instance, उदाहरण, संभवतः यह एकमात्र उदाहरण बन गया मानव इतिहास में जहां एक वकील को अपनी नौकरी खोनी पड़ी या एक वकील की नौकरी खा दी गई. क्यों? बिकॉज पोएट वेयर आस्क्ड टू गो होम. क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो कवियों को कहा गया भाई अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, अब ज़रूरत नहीं है. तो परिणाम क्या हुआ? जब डिपार्टमेंट ही बंद हो गया तो ये जो सज्जन थे, जो महोदय थे, लीगल एडवाइज़र, इनकी भी नौकरी ख़त्म हो गई. और इस प्रकार राइटर से कि अगेन विद दिस ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर कि वकील जैसा आदमी जो तर्क में बातें करता हो संभवतः पहली बार नौकरी खोया होगा. और ये उसका एकमात्र उदाहरण मानव इतिहास में संभवतः है. बहुत हास्यास्पद बात उसने कही है लेखक ने. So this is how we find this chapter. Incriminating means क्या होता है? Temperamental तो मैंने बताया तुनक मिजाजी. To blow over मतलब उड़ा देना, शांत कर देना. Incriminating मतलब दोषारोपण वाले, दोषारोपण जिसमें किया हो. She never said anything which was incriminating, आपत्तिजनक, दोष लगाते हुए बात कुछ नहीं था. tirade I told you, एक बड़ा क्रोधपूर्ण भाषण, गुस्से में दिया गया भाषण जो होता है वो टिरेड, जिसमें एक पक्षी आप लगातार बोलते चले जा रहे हो. और शी वाज स्टक डम, दैट मीन्स ना बोल पाई, बिल्कुल चुप हो गई. कैटापल्ट गुलेल, दैट मेक्स तमिल फिल्म. पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. ऐसे लोगों के बीच उसका क्या काम है जिनका जो लीस्ट अफोर्डेड द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ऐसे लोगों के बीच में उसका क्या काम है जो जिनको अंग्रेजी कविता से दूर दूर का कुछ लेना देना नहीं, उससे उनका क्या काम. पीपल हुज लाइव्स, जीवन, जिनके जीवन में लीस्ट मतलब न्यूनतम, अफोर्ड करना मतलब क्षमता होना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, कल्टिवेट करना मतलब बढ़ाना, टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता के प्रति अपना रुझान बढ़ाने का इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं. यहाँ के लोगों का, जेमिनी स्टूडियो के लोगों का, उनके बीच में इस कवि का क्या काम करना, क्या काम. ऐसा स्टूडियो जो तमिल फिल्में बनाता है, बड़ी सीधी सादी सरल फिल्में, उनके बीच में आके भाषण देने का क्या काम. सो वी वर ऑल बैफल्ड. हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि आखिर चक्कर क्या है. द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू. अब हम लोग तो बैफल्ड थे, लेकिन ये कवि महोदय भी कोई कम बैफल्ड नहीं थे, कोई कम असमंजस में नहीं दिख रहे थे, कोई कम परेशान नहीं दिख रहे थे. कवि भी परेशान. अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति इतना शानदार स्वागत, मंच पे पहुंचता है, उसके नाम से लंबा भाषण देते हैं द बॉस, और खुद भी कुछ बोलता है और उसके बाद भी असमंजस में है. द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू. पोएट भी बहुत ज़्यादा बैफल्ड दिख रहा था. टू मने भी, TOO मने भी, पोएट भी बैफल्ड दिख रहा था. फॉर मने बिकॉज, फॉर मने बिकॉज, इसके पहले भी फॉर आया, वहाँ बिकॉज, क्योंकि. फॉर ही मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ. क्यों वो बैफल था? वो बैफल इसलिए था क्योंकि वो जो बोल रहा था उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? इनकॉन्ग्रुविटी. इनकॉन्ग्रुविटी मतलब विसंगति,
मेल नहीं खा रहा था। क्या चीज मेल नहीं खा रही थी? His talk about the thrills and travails of an English poet. वो जो अपने रोमांच, थ्रिल माने रोमांच, I had a very thrilling experience when I climbed that mountain. I had a very thrilling, बड़ा रोमांचक अनुभव था, थ्रिल। और इनकॉन्ग्रुइटी मतलब असंगत, और ट्रेवल मतलब दर्द। ट्रेवल तकलीफें, पीड़ाएं, पीड़ा, दर्द। एक और ये कवि महोदय लंबा भाषण दिए, क्या बोल गए समझ में नहीं आया क्योंकि उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम सब लोग बड़े असमंजस में थे कि चक्कर क्या है ये, क्यों हुआ ये कार्यक्रम। तो जितने असमंजस में हम दिख रहे थे उतने ही असमंजस में इस अंग्रेज को हमने पाया, और शायद उसकी असमंजसता का कारण था कि वो भी जो बेमेल दिख रहा था, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट थ्रिल एंड ट्रेवल्स, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपने रोमांच, उसके बारे में उसने क्या बोला होगा, उसका जो प्रभाव जनता पर उसने महसूस नहीं किया। क्यों? वो लग रहा है उसको रोमांचित बातें उसने की है, उसको लग रहा है कि मैंने बड़ी दुखदायी, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ों की बातें यहाँ की हैं, लेकिन जनता से किसी तरह का उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। जनता वैसे ही शांत रही, डेज्ड रही, समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जनता को उसकी भाषा ही समझ में नहीं आई, उसका उच्चारण ही समझ में नहीं आया। भाषा तो फिर भी समझ में आ जाती है अंग्रेजी, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था उसका उच्चारण थोड़ा अलग था। परिणाम क्या हुआ कि जनता और पोएट के बीच में जो तादाद में होना था, जो कनेक्ट होना था, वो नहीं हुआ। इनकॉन्ग्रुअस रहे, और इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग मैंने आपको बताया, विसंगत रहे, दोनों में तालमेल नहीं हो पाया। एक और वो थ्रिल की बातें कर रहा था, रोमांच की, तो यहाँ सुनने वाले लोग, श्रोता, बिल्कुल ठंडे बैठे हुए थे। वो अपने दुख, दर्द, पीड़ा आदि की बात कर रहा था, तो यहाँ पर इनके जनता, लिसनर्स के, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे और जो और बाहर से आए हुए थे, उनकी चेहरे की भावनाएं उस दुख दर्द को महसूस नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए पोएट भी क्या रहा होगा, बैफल्ड रहा होगा, असमंजस में रहा होगा कि हो क्या रहा है। His visit remained an unexplained mystery. उसकी जो यात्रा थी वो हम लोगों के लिए अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रही, अर्थात मिस्ट्री माने अजूबा, अनएक्सप्लेन्ड मतलब जिसे समझा ना जा सके, एक ऐसा अजूबा वो हमारे लिए रहा। एक ऐसा अजूबा रहा कि हम समझ नहीं पाए कि हुआ क्या, कौन आया, क्यों आया, किसका भाषण, क्या भाषण, श्रोता कौन लोग, उनके सिर के पल्ले नहीं पड़ा, सब क्या हो रहा था, तब अनएक्सप्लेन्ड। His visit remained unexplained.